Broke Millennials Stop Scraping by and Get Your Financial Life Together. Book by Erin Lowry. Introduction. अपने पास खुद का पैसा हो तो जिंदगी में और क्या चाहिए। आपको कुछ भी खरीदने के लिए अपने पेरेंट्स से पैसे मांगने की कोई ज़रूरत ही नहीं होगी। आप खुद उसे खरीद सकते हैं, अपना मनचाहा खाना खा सकते हैं, ट्रिप्स पर जा सकते हैं। लाइफ में और क्या चाहिए। लेकिन अगर आपके पास पैसा है तभी। लेकिन जब आपके पास काफ़ी पैसा नहीं होता तब हर बार सैलरी आने का दिन कितना दूर लगता है। आप हर हफ्ते एक एक पैसा बचाने की जद्दोजहद में लगे रहते हैं। आपको लगने लगता है कि अब ये सब ऐसे ही चलेगा। आपके पास पैसा है ही नहीं, बस। लेकिन ये समरी इस बात से सहमत नहीं है। इस सफ़र में हमारे साथ बने रहिए और जानिए आखिर क्यों। इज मनी अ टिंडर डेट और मैरिज मटीरियल? एरिन जब 7 साल की थी तभी से वो एक एंटरप्रेन्योर की तरह सोचती थी। अपनी माँ के साथ वो और उनकी बहन अपने घर की इस्तेमाल की हुई चीज़ों को सेल में बेचने का काम करती थी। उनके पुराने सामान को कोई खरीदने के लिए तैयार हो जाता तो उनके खाने का इंतजाम हो जाता था, और जब सामान 2 प्यारे प्यारे बच्चे बेच रहे हो तो कोई उसे खरीदेगा क्यों नहीं। एक दिन एरिन को आइडिया आया कि क्यों ना वो 50 सेंट के प्राइस पर क्रिस्पी क्रेम डोनट बेचना शुरू करे। ये 90 के दशक की बात है जब 50 सेंट का डोनट बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। शुरू में पड़ोस के लोग उन टेस्टी डोनट्स को खरीदने में हिचकिचा रहे थे, लेकिन वो अपने आप को रोक नहीं पाए। बच्चों की मासूमियत और एरिन की सेल्स पिच उनके पड़ोसियों का मन बदलने के लिए काफ़ी थे। दिन के खत्म होते होते एरिन और उनकी बहन ने सारे डोनट बेच दिए थे। उस दिन उन्होंने $30 कमाए थे। एरिन बहुत खुश थी और मन ही मन सोच रही थी कि इन पैसों से तो एक नहीं 2 खिलौने खरीदे जा सकते हैं। लेकिन तभी उनके पिता रूम में आए। उन्होंने एरिन को सिखाया था कि सारा प्रॉफिट उनका अकेले का नहीं है। एरिन को कुछ पैसा उनके पिता को भी देना होगा क्योंकि डोनट उन्होंने ही खरीदे थे। उन्होंने इसके लिए $8 खर्च किए थे। फिर एरिन को अपनी बहन को भी उनकी मदद करने के लिए $6 देने थे। ये देने के बाद अब एरिन के पास $16 ही बचे थे। तब एरिन को ये एहसास हुआ कि जितने की कमाई होती है अंत में असल में उतना बचता नहीं है। जैसे जैसे एरिन बड़ी होती गई, उन्होंने महसूस किया कि उनके दोस्त पैसों के बारे में बात करने से बचते हैं। ये बहुत परेशान करने वाली बात थी। उस दिन इत्तेफाक से डोनट बेचने के बाद वो पैसों के बारे में और गहराई से समझना चाहती थी ताकि वो पैसों को और अच्छे से हैंडल कर सकें। अपनी फाइनेंशियल लाइफ को मैनेज करने के लिए एरिन ने पहली टिप ये सीखी कि आपको पैसे को लेकर अपनी सोच को बदलना होगा। क्या आप पैसे को एक टिंडर डेट समझते हैं? या फिर आप पूरी जिंदगी इसके लिए कमिट करने के लिए तैयार हैं? अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो क्या आपको पैसा सिर्फ मौज मस्ती करने के वक्त ही याद आता है? क्या आपको सिर्फ खर्च करते समय ही पैसों की याद आती है? या आप जिंदगी में आने वाले उतार चढ़ाव के जरिए भी पैसे को समझना चाहते हैं? अगर आप पैसों के साथ एक हेल्दी और लंबा चलने वाला रिश्ता बनाना चाहते हैं तो आपको इसे जरूर जानना चाहिए। पहले ये जानिए कि आपका पैसे को लेकर क्या माइंडसेट है। आराम से सोचिए कि आप पैसे को अभी कैसे हैंडल करते हैं। आपके पास जब पैसा आता है उसे सिर्फ आप खर्च ही नहीं करते, वो आपको आगे बढ़ने में और आपके गोल्स को अचीव करने में मदद भी कर सकता है। अगर आप सच में फाइनेंशियल तौर पर स्ट्रोंग होना चाहते हैं तो इस बात को ध्यान से सोचिए। पैसे को लेकर ऐसी क्या चीज़ है जिससे आप डरते हैं? अगर आपने अभी इसके बारे में नहीं सोचा तो पैसे को हैंडल करना आपके लिए एक सिरदर्द बना रहेगा। एग्जाम्पल के लिए, जब आप बड़े हो रहे थे तब आपके पेरेंट्स पैसों के बारे में आपसे बातें नहीं किया करते थे। वे हमेशा पैसा कमाने के लिए स्ट्रगल करते रहे और इसलिए आपको भी इसे हैंडल करना मुश्किल लगता होगा। आप इस बारे में मदद मांगने से घबराते थे क्योंकि पैसों की बात अक्सर लड़ाई झगड़े तक पहुंच जाती थी। क्या आप आज पैसों को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं जो आपको डरा देता है? तो यहाँ आपके लिए कुछ सवाल हैं जो आपकी हेल्प करेंगे। पैसों को लेकर आपका पहला एक्सपीरियंस कैसा था? क्या वो यादें अच्छी थी? जब आप बड़े हो रहे थे तब आपको पैसा कहाँ से मिलता था?
क्या आपके घर में डिनर के वक्त पैसे के बारे में खुलकर बातें होती थीं या फिर पैसों को लेकर डिस्कशन करना बिल्कुल अवॉइड किया जाता था? अब वक्त है अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को जानने का। क्या आपको अपने पैसे खत्म हो जाने का डर लगता है? ऐसा ना हो इसके लिए अभी आप क्या कदम उठा रहे हैं? हो सकता है कि आप 2 जॉब कर रहे हों, शायद आप पैसे सेव कर रहे हों क्योंकि कल क्या हो कौन जाने। अगर आप पैसों को लेकर परेशान रहते हैं तो ये आपके लिए इतना आसान नहीं होगा, लेकिन अगर आपको अपना माइंडसेट चेंज करना है तो आपको इन सभी सवालों के जवाब जानना जरूरी है। आपको पैसे को लेकर अपनी शुरुआती हिचकिचाहट से निकलना होगा। अगर आपने ये कर लिया तभी इस समरी के टिप्स आपके लिए काम करेंगे। डीलिंग विद द ड्रेडेड बी वर्ड। बजट बनाने का अपना कारण होता है। ये आपको अपने पैसे को ट्रैक करने में हेल्प करता है। ये आपको बताता है कि क्या आपके पास सच में मजे करने के लिए पैसे हैं या नहीं। एरिन जानती थी कि उनकी उम्र के लोग इस शब्द से नफरत करते हैं। उन लोगों के लिए बजट एक बोरिंग और पुराने ज़माने का कॉन्सेप्ट है। लेकिन इसी बोरिंग और पुराने ज़माने के शब्द ने एरिन को न्यूयॉर्क में सरवाइव करने में मदद की थी। खुद कमाने के बावजूद वो अपने सारे सपने पूरे कर पाईं। बजट आपकी भी इसी तरह हेल्प कर सकता है। एक बजट हर जगह नहीं चल सकता। आपको अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन और पर्सनालिटी को ध्यान में रखकर अपना बजट बनाना होगा। अगर आप यूं ही कोई भी बस्टिंग स्टाइल चूज करते हैं तो ये मुमकिन है कि आप उसे फॉलो नहीं कर पाएंगे। यहाँ कुछ बस्टिंग स्टाइल के बारे में बताया गया है। द कैश डाइट। क्या आप अपने डेली के खर्चे देखकर हैरान हो जाते हैं? तो ये बस्टिंग स्टाइल आपके लिए ही बना है। लोगों का कहना है कि अगर उनके पास कैश होता है तो वो ज्यादा खर्चा करते हैं। लेकिन कुछ स्टडीज ने इस बात को गलत साबित किया है। असल में जो लोग क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं वो ज्यादा खर्चा करते हैं। क्रेडिट कार्ड यूज करने से हमें पैसा खर्च होने का एहसास नहीं होता है, लेकिन खर्च का एहसास होना जरूरी है ताकि आपको पता चले कि आपके पास लिमिटेड पैसा है। अपने नाम के अनुसार कैश डाइट में आपको सभी चीजों के लिए कैश देना पड़ता है। आप ये बस्टिंग स्टाइल कैसे फॉलो करेंगे? सबसे पहले अपनी इनकम से अपने सारे बिल्स के खर्चे माइनस कीजिए। बिल्स में रेंट, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह शामिल होते हैं। दूसरा, अपने रिटायरमेंट फंड और सेविंग्स फंड के पैसे अलग कर दीजिए। इसके बाद बचे हुए पैसे को आप पूरे महीने में खर्च कर सकते हैं। एक और तरीका ये भी है कि आप अपने हफ्ते के खर्चे का एक फिक्स्ड अमाउंट रखें। जब आप अपने वॉलेट में पैसा देखते हैं तो आपको समझ आ जाता है कि आपने कितना पैसा खर्च किया। अपने हाथ में कुछ पैसा रखने के चक्कर में आप खर्च करने में हिचकिचाएंगे। कैश डाइट आपको फालतू के खर्चों से छुटकारा दिलाएगा। ट्रैकिंग एवरी पेनी सिस्टम। ये सिस्टम आपके हर ट्रांजैक्शन को ट्रैक करता है। ये आप पर है कि आप इसे डेली ट्रैक करें या हफ्ते में एक बार। ये बस्टिंग स्टाइल सिर्फ उन लोगों के काम आ सकता है जो ट्रैक करने में अच्छे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने खर्चे कहाँ लिखते हैं, लेकिन आपके पास ये कैटेगरी होना जरूरी है। खरीदने की डेट, आइटम का नाम, टोटल कॉस्ट और उस दिन या उस हफ्ते का टोटल कॉस्ट। इसे और आसान करने के लिए आप इन्हें फूड और एंटरटेनमेंट जैसी कैटेगरी में भी डिवाइड कर सकते हैं। ये सिस्टम आपको 2 चीज़ों में हेल्प करेगा। ये आपको ज्यादा खर्चा करने से बचाएगा। दूसरा, ये आपको ऐसे खर्च करने के पैटर्न से अवेयर कराएगा जिसका आपको आज तक मालूम नहीं था। ये स्पेंडिंग पैटर्न आपको अपने आप को बदलने में और अपने करंट खर्चे की हैबिट को चेंज करने में मदद करेगा। परसेंटेज बस्टिंग, जैसे कि इस स्टाइल में ही परसेंटेज है, ये आजकल का नया स्टाइल है, लेकिन ये पहले वाले स्टाइल से ज्यादा एक्यूरेट है। अपने नाम की तरह ही इस स्टाइल में आप अपने खर्चे को परसेंटेज के हिसाब से डिवाइड करते हैं। एरिन लॉरी ने 3 बड़ी कैटेगरी बताई हैं। फिक्स्ड कॉस्ट, आपकी इनकम का 50%, गोल्स 20% और फ्लेक्सिबल स्पेंडिंग 30%। लेकिन एरिन ये भी समझती हैं कि सभी की इनकम इस परसेंटेज को फॉलो नहीं कर सकती। आपको अपनी इनकम के हिसाब से इसे एडजस्ट करना होगा। लेकिन जब आप ज्यादा कमाना शुरू करें तो आपको अपने बजट में भी बदलाव लाने होंगे। गोल्स और रिटायरमेंट में पैसा लगाना आपको अभी बेफिजूल लगेगा, लेकिन यकीन मानिए आपका फ्यूचर इस बात के लिए आपका शुक्रगुजार होगा।
पिकिंग द राइट फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। आपके फाइनेंशियल स्किल्स पर कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स का इन्फ्लुएंस पड़ता है। आप भी उन्हें देखकर उन्हीं के बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं। आखिर दूसरे बैंक्स के बारे में सोचना ही क्यों, जब आपके पेरेंट्स ने किसी बैंक पर आंख बंद करके जिंदगी भर विश्वास किया है ना? लेकिन अब आपके पास बहुत से बैंकिंग ऑप्शन हैं, लेकिन ये सुविधा हमारे पेरेंट्स के नहीं मिली थी। जब से एरिन ने अलग अलग बैंक्स के बारे में जाना, वो तब से पैसे सेव करना चाहती थीं। उन्होंने ये जाना कि ऐसे भी बैंक हैं जो आपको बेहतर इंटरेस्ट रेट देते हैं। एक बैंक में आप $10,000 पर साल के $100 कमा सकते हैं, जबकि एरिन का बैंक इस अमाउंट पर सिर्फ $1 ही दे रहा था। और तो और आजकल जरूरी नहीं कि आपको बैंक तक चलकर जाना पड़े, अब सब कुछ ऑनलाइन जो हो गया है। ये वो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं जो एरिन ने इस्तेमाल किए ताकि वो इससे और पैसा कमा सकें। FDIC इंश्योरेंस। जब भी आप किसी बैंक को चुनें, तो ये ध्यान दीजिए कि वो बैंक FDIC का मेंबर है या नहीं। अगर वो नहीं है तो उन्हें बिल्कुल मत चूज करें। FDIC इंश्योरेंस का मतलब है कि अगर बैंक का दिवाला भी निकल जाए, तब भी आपका पैसा सेफ रहेगा। FDIC आपके पैसे का $2,50,000 तक का कवर देता है। आपके डिपॉजिट किए हुए पैसे को प्रोटेक्ट करने का ये अच्छा तरीका है। सोचिए, अगर आपने बिना इंश्योरेंस वाले बैंक को चूज किया और अगर उनका दिवालिया निकल जाए, तो अपने पैसे को रिकवर करना आपके लिए नामुमकिन हो जाएगा। ये भी जानना जरूरी है कि FDIC सभी चीजें कवर नहीं करता। ये आपके चेकिंग, सेविंग्स अकाउंट और टाइम डिपॉजिट को कवर करता है, लेकिन ये आपके इन्वेस्टमेंट जैसे कि स्टॉक और बॉन्ड्स को कवर नहीं करता। डिजिटल फीस। जब आप एक बैंक अकाउंट खोलते हैं, तो बैंक आपसे बहुत सी फीस चार्ज करता है। आप इन सब फीस को देखने में काफी लापरवाह रहते हैं और सोचते हैं कि इतनी छोटी फीस से क्या असर पड़ेगा, है ना? लेकिन ये फीस उतना भी कम नहीं है जितना कि आपको लगता है। ये छोटी छोटी फीस एक साल में जाकर एक बड़ा अमाउंट बन जाती हैं। कुछ ऐसी भी फीस हैं जो आपको देने की कोई जरूरत नहीं है। बैंक अकाउंट के लिए एनुअल मेंटेनेंस, ओवरड्राफ्ट और ATM फीस नहीं दिया जाना चाहिए। क्रेडिट कार्ड के लिए आपको एनुअल एक्टिवेशन और मंथली फीस देने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, कुछ बैंक ऐसे भी हैं जो आपसे बिल्कुल ना के बराबर फीस लेते हैं। फीस का दस्तूर बहुत पहले से चलता आ रहा है ताकि बैंक्स अपने कस्टमर्स का फायदा उठा सकें। लेकिन वक्त बदल रहा है। आज ज्यादातर ऑनलाइन बैंक्स नो फी पॉलिसी रखते हैं। ये ज्यादा कस्टमर्स अट्रैक्ट करने का तरीका है। तो आप ऑनलाइन देखिए। आपके पास चूज करने के लिए बहुत से ऑनलाइन बैंक्स हैं। बस ये ध्यान रखिए कि वो इंश्योर्ड हैं। उनकी फीस की तरफ भी ध्यान दीजिए। सबसे जरूरी ये देखना है कि वो आपके चेकिंग और सेविंग्स अकाउंट पर कितना इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं। APY पर ध्यान दीजिए। एनुअल परसेंटेज यील्ड या APY बेसिकली वो इंटरेस्ट है जो आपको बैंक में पैसा रखने से मिलता है। ये बैंक का थैंक यू कहने का तरीका है क्योंकि आपने उन्हें चुना है। बैंक आपके पैसे दूसरों को लोन भी देते हैं। आपको आपके पैसे का छोटा सा रिटर्न देना उनके लिए बड़ी बात नहीं है। आपको अपने बैंक से कम 1% APY मिलना चाहिए। मान लीजिए आप अपने सेविंग अकाउंट में $2,000 जमा करते हैं। तो अगर आपका APY 1% है तो आपको इस पर $20 एक्स्ट्रा मिलेंगे। उन बैंक्स से दूर रहिए जो आपको सिर्फ 0.01% APY देते हैं। फिर तो आपको $2,000 के सिर्फ 20 सेंट ही मिलेंगे। लेकिन एक बात की आपको जरूर चिंता होगी। ऐसे भी कुछ ऑनलाइन बैंक्स हैं जो अपना APY कुछ टाइम बाद चेंज कर देते हैं। शुरुआत में वो 1.05% APY देंगे। फिर एक झटके में ये 0.75% हो जाएगा। बैंक्स के पास ऐसा करने का अधिकार होता है। लेकिन कम से कम ऑनलाइन बैंक कभी भी 0.01% APY तक तो नहीं आएंगे। ऑनलाइन बैंक्स आपको हाई APY देते हैं क्योंकि ये उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। ज्यादातर लोग ऐसे ही बैंक्स को चूज करते हैं जो हाई रिटर्न देते हैं।
ऊपर से ऑनलाइन बैंक्स अपने बाकी के कॉस्ट को भी कम कर देती है क्योंकि उन्हें एक फिजिकल बैंक की तरह लैंड, कंस्ट्रक्शन और स्टाफ को पैसा नहीं देना पड़ता। सिर्फ एपीवाई ही नहीं है जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए, बल्कि ऑनलाइन बैंक की फीस को भी देखिए। क्या उनकी कस्टमर सर्विस अच्छी है? क्या उनका ऐप इस्तेमाल करना आसान है? क्रेडिट रिपोर्ट्स एंड स्कोर्स, दी रिपोर्ट कार्ड फॉर लाइफ। आपका क्रेडिट स्कोर और क्रेडिट रिपोर्ट सिर्फ आपकी क्वालिफिकेशन यानी योग्यता को नहीं दिखाती। ये वो चीजें हैं जो हर मनी लेंडर यानी पैसा उधार देने वाला और क्रेडिट कार्ड कंपनियां जरूर देखती हैं। वो ये देखती हैं कि आप पैसा उधार लेने के लायक हैं भी या नहीं। लेकिन ये दोनों चीजें ये भी बताती हैं कि आप कितने जिम्मेदार हैं। अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं है तो लैंडलॉर्ड भी आपको रेंट पर घर नहीं देगा। कभी-कभी एम्प्लॉयर भी आपकी क्रेडिट रिपोर्ट मांगते हैं। क्रेडिट रिपोर्ट एक डिटेल्ड हिस्ट्री है आपके हर उस खर्चे की जो आपने क्रेडिट कार्ड से किया है। इसे आप अपने हर ट्रांजैक्शन और पेमेंट का ट्रैकर भी कह सकते हैं। ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि आपके क्रेडिट रिपोर्ट में हर चीज का हिसाब होता है, जैसे लेट पेमेंट, लोन और जिन चीजों का पैसा चुकाना बाकी है, इसमें सब होता है। यही सब चीजें आपके क्रेडिट स्कोर को कम करती हैं। एक क्रेडिट स्कोर आपके क्रेडिट रिपोर्ट के हिसाब से चलता है। मनी लेंडर आपके क्रेडिट स्कोर को देखकर अंदाजा लगा लेता है कि आप पैसा देने लायक हैं भी या नहीं। आप जितने ज्यादा लायक होंगे, आप उतना ही ज्यादा पैसा उधार ले सकते हैं। जैसे कि एरिन एक कार लोन लेना चाहती थी। सालों से सिर्फ वो एक ही कोशिश करती आई थी कि उनका क्रेडिट स्कोर अच्छा रहे। उन्होंने कभी कोई कार्ड पेमेंट मिस नहीं की थी। जब लोन लेने का टाइम आया तो उनका लोन तुरंत एक्सेप्ट कर लिया गया। इसके साथ ही उन्हें कम से कम इंटरेस्ट रेट पर लोन मिला था। हाई क्रेडिट स्कोर आपको कम इंटरेस्ट रेट पर लोन दिलवाता है। कम क्रेडिट स्कोर मतलब हाई इंटरेस्ट रेट पर लोन लेना पड़ता है। ज्यादातर कम क्रेडिट स्कोर की वजह से लोन रिजेक्ट भी हो जाते हैं। क्रेडिट स्कोर रेंज फिको से आता है। फिको का फुल फॉर्म है फेयर इसाक कॉर्पोरेशन, जो एक जानी मानी डेटा एनालिटिक्स कंपनी है। फिको की रेंज 300 से लेकर 850 तक जाती है। जितना हाई स्कोर उतना ही अच्छा आप कर रहे हैं। 580 से कम स्कोर का मतलब बैड क्रेडिट। 700 और उससे ऊपर अच्छा स्कोर होता है। अब आप बेसिक्स के बारे में जानते हैं। लेकिन आप एक अच्छा क्रेडिट स्कोर कैसे बना सकते हैं? क्या आपको हर बार क्रेडिट कार्ड से ही खर्च करना है? ऐसा नहीं है। अच्छे क्रेडिट रिपोर्ट और क्रेडिट स्कोर के लिए एरिन ने 3 फैक्टर की बात की है। पेमेंट हिस्ट्री, आपको हर महीने अपने क्रेडिट कार्ड का बिल भरना चाहिए। टाइम पर ही नहीं बल्कि आपको पूरी पेमेंट करनी चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम आपको मिनिमम अमाउंट तो भरना ही चाहिए। लेकिन आप इसमें फंसते जाएंगे क्योंकि आप कब तक पुराने महीने का बैलेंस लेकर चलते रहेंगे। आप उधारी में दबते जाएंगे। इसलिए आपको ये ध्यान देना होगा कि आप अपनी एबिलिटी के हिसाब से खर्चा करें। अमाउंट्स ओड यानी बकाया रकम, जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं उससे ज्यादा खरीदने का लालच मत कीजिए। क्रेडिट कार्ड कंपनियां हमेशा चाहती हैं कि आप ज्यादा खर्चा करें। अगर आप हर महीने अपनी फुल पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, ये उनके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि जितना ज्यादा टाइम आप उसे पे करने में लगाएंगे उतना ही उस पर इंटरेस्ट रेट बढ़ता जाएगा और आखिर में आप उस कर्जे में दबते जाएंगे। क्रेडिट हिस्ट्री का समय, कोशिश कीजिए कि आप सिर्फ एक क्रेडिट कार्ड ही यूज करें। जैसा कि पहले भी बताया गया है, एक अच्छे क्रेडिट स्कोर की तरफ लेंडर्स हमेशा खींचते हैं। एक क्रेडिट कार्ड से दूसरे क्रेडिट कार्ड में ट्रांसफर मत कीजिए। अगर आपको ट्रांसफर करना ही है तो क्रेडिट कार्ड कंपनी के ऑफर पर ध्यान दीजिए। वो कितनी फीस ले रहे हैं? क्या आप अपने सवालों के लिए उन्हें आसानी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं? हाउ टू नेगोशिएट सैलरी और एनीथिंग एल्स बाय लर्निंग टू आस्क फॉर व्हाट यू वांट। कॉलेज से निकलते ही एरिन ने कई तरह के जॉब किए जहां उन्हें बहुत कम पैसा मिलता था। एक बार तो उन्होंने 1 साल के काम में हर महीने $1000 ही कमाए। उस जॉब में कुछ खास फायदे भी नहीं थे। एक और जॉब थी जो उन्हें बहुत थका देती थी। ऐसा भी टाइम आया जब उन्हें रात को नींद भी नहीं आती थी।
उस जॉब में पैसा अच्छा मिल रहा था, लेकिन वो खुश नहीं थी और मेंटली बहुत थक जाती थी। आखिर में एरिन ने एक स्टार्टअप कंपनी में कंटेंट मैनेजर की पोजीशन देखी। वो कंपनी न्यूयॉर्क में थी। एरिन ने फिर एक जबरदस्त जॉब प्रपोजल बनाया। फिर उन्होंने इस बात पर सोचा कि उन्हें कितनी सैलरी मिलनी चाहिए। कंपनी के पास हेल्थ इंश्योरेंस जैसे काफ़ी बेनिफिट प्लान थे। वो वेकेशंस और रिटायरमेंट प्लान के लिए भी पे करते थे। लेकिन एरिन को एक डर था कि वो कहीं कुछ ज्यादा तो नहीं मांग रही हैं, इसलिए एरिन ने कम पैकेज मांगा। उन्होंने साल में सिर्फ $50,000 की मांग की। एरिन के पास काम का एक्सपीरियंस था और वो काफ़ी अच्छा लिखती भी थी, जिसके मुकाबले ये सैलरी कम थी। उन्हें ये डर था कि अगर वो ज्यादा सैलरी मांगेंगी तो कंपनी उन्हें हायर नहीं करेगी। कंपनी ने उन्हें एक्सेप्ट तो कर लिया, लेकिन एरिन खुश नहीं थी। उन्होंने अपने आप को कम आंका था। नेगोशिएशन एक ऐसी प्रैक्टिस है जो आप जितना जल्दी शुरू कर दें, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। अपनी पहली जॉब में नेगोशिएट कीजिए। दूसरी में भी पॉइंट ये है कि ये आपकी आदत बन जानी चाहिए। अगर रिजल्ट आपके फेवर में ना जाए, फिर भी नेगोशिएट कीजिए। अगर आपने ये नहीं किया, तो आप हज़ारों डॉलर खो सकते हैं। अपनी बॉटम लाइन को जानिए, यानी आपको ये पता होना चाहिए कि आप कम से कम कितना एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। ये सिर्फ जॉब में अप्लाई नहीं होता है। आपको घर या कार लेते वक्त भी निगोशिएट करना चाहिए। अपनी वैल्यू को समझिए। भरोसा कीजिए कि वो आपको ज़रूर मिलना चाहिए जो आप डिज़र्व करते हैं। लेकिन आपको अपनी वैल्यू कैसे पता चलेगी? कंपनियों में काम करने वाले एम्प्लॉयीज़ को ये जानना ज़रूरी है कि आपकी पोजीशन पर दूसरे लोग कितना कमा रहे हैं। इसे जानने के लिए कई वेबसाइट हैं, जैसे salary.com या glassdoor.com। दूसरी चीज़ है कॉस्ट ऑफ लिविंग के बारे में पता होना, यानी जहां आप रह रहे हैं, क्या वो एक महंगी जगह है? अगर हाँ, तो ये एक बहुत बड़ा कारण है एक हाई सैलरी मांगने का। फ्रीलांसर के लिए एक ही रास्ता है, दूसरे फ्रीलांसर से बात कीजिए। ये पूछिए कि वो लोग अपने काम के लिए कितना चार्ज कर रहे हैं। एरिन ने इस बात पर जोर देकर कहा है, यही कारण है जिसके बलबूते पर बड़ी बड़ी कंपनियां कम पैसा देकर अपना काम करवा लेती हैं, क्योंकि लोग अपनी पे के बारे में जानते ही नहीं और ये कंपनियां इसका भरपूर फायदा उठाती हैं। फ्रीलांसर ज्यादातर अपने आप को अंडरवैल्यू करते हैं। क्लाइंट्स हमेशा ऐसे फ्रीलांसर्स को लेते हैं जो कम पैसे में काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आपको ऐसा क्लाइंट मिलना चाहिए जो आपकी वैल्यू को जाने और उसी हिसाब से आपको पे करे। ज्यादा मांगिए, लेकिन प्रोफेशनल तरीके से। सबसे जरूरी है, हमेशा प्रूफ के साथ प्राइस आगे रखिए। मान लीजिए आप एक कंपनी या क्लाइंट के लिए 1 साल से ज्यादा काम कर चुके हैं। इस टाइम में ऐसा प्रूफ निकालिए जिसके बेसिस पर आप ज्यादा सैलरी मांग सकें। अपने बॉस के साथ मीटिंग कीजिए और सारे प्रूफ दिखाकर ये प्रूव कीजिए कि आप ज्यादा सैलरी डिजर्व करते हैं। इसके लिए अपना एक सक्सेस फोल्डर बनाइए। जब भी आपके क्लाइंट्स ने आपके काम की तारीफ की है, उनकी कॉपी अपने साथ रखिए। अपने बॉस को दिखा दीजिए कि आप कितने जी जान से काम कर रहे हैं। कंक्लूजन। पहले हमने ये सीखा कि पैसे को सही तरीके से हैंडल करने के लिए ये जानना जरूरी है कि पैसा आपके लिए क्या है। पैसा सिर्फ वो नहीं है जो आप खर्च करते हैं। ये आपके गोल्स को अचीव करने में मदद करता है। ये आपके लिए पूरी जिंदगी में कितना मायने रखता है और क्या क्या कर सकता है, इसके बारे में सोचिए। पैसे के बारे में ऐसा क्या है जिससे आप बेहद डरते हैं? आप ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे आप इस डर को कम कर सकते हैं? अगर आपको बहुत सा पैसा कमाना है, तो आपको इस डर से निकलना होगा। दूसरा, हमने सीखा कि फाइनेंशियल तौर पर पावरफुल होने के लिए बजट बनाना कितना जरूरी है। आपने अलग अलग पर्सनालिटी और एटीट्यूड के हिसाब से 3 बस्टिंग स्टाइल के बारे में समझा। ये हैं द कैश डाइट, द ट्रैकिंग एवरी पेनी सिस्टम और द परसेंटेज बजटिंग। तीसरा, हमने सीखा कि बैंक चूज करने से पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस बात पर जरूर गौर कीजिए कि वो बैंक इंश्योर्ड हो, ताकि अगर बैंक का दिवाला निकल जाए तो आप अपना पैसा रिकवर कर पाएं। अगर आपका बैंक बहुत ज्यादा फीस लेता है, तो एक ऑनलाइन बैंक से उसे चेंज कर दीजिए। आजकल ऑनलाइन बैंक्स कोई फीस नहीं लेते।
ये छोटे छोटे अमाउंट आपका बहुत सा बचा सकते हैं। चौथा, हमने क्रेडिट रिपोर्ट और क्रेडिट स्कोर के बारे में भी जाना। क्रेडिट रिपोर्ट आपके सभी ट्रांजैक्शन की समरी है। क्रेडिट स्कोर ये बताती है कि आप पैसा उधार देने के लायक हैं या नहीं। पांचवा, हमने सीखा नेगोशिएशन एक इम्पोर्टेंट स्किल है। ये जरूरी है कि आपको उतना पैसा मिले जो आप डिजर्व करते हैं। एम्प्लॉयीज और फ्रीलांसर्स को हमेशा अपने सक्सेस का रिकॉर्ड रखना चाहिए। आप कितना ग्रो कर रहे हैं, इसे भी नोट कीजिए। इसी को प्रूफ बनाकर अपने बॉस से सैलरी बढ़ाने की बात कीजिए। पैसे को बेहतर तरीके से हैंडल करने के बहुत से तरीके हैं। इस समरी के टूल्स आपको इसकी शुरुआत करने में हेल्प करेंगे। ऐसा सोचना बेकार है कि पैसा अपने आप आपके पास आ जाएगा या फिर ये एक सिरदर्द है। अगर एरिन अपने फाइनेंस में बेहतर हो सकती हैं, तो आप क्यों नहीं।